नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखाएंगे। सेवा भारती सम्मान समारोह में अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति जो समाज के अंदर वंचित है, गरीब है, अभाव में रह रहा है, उसके जीवन में कैसे परिवर्तन किया जाए और उस परिवर्तन के लिए समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उन्होंने एक व्यापक कार्य योजना बनाकर, जैसा सेवा भारती के विवरण में दिया गया, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वह दुर्गम इलाके अंदर जहां समाज का कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, उस दुर्गम इलाके के अंदर जाकर उनके सामाजिक जीवन में तो परिवर्तन करना ही, लेकिन एक लंबे समय की कार्य योजना बनाकर हम किस तरीके से समाज में उनको सम्मानजनक जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी में हमारा क्या योगदान होना चाहिए, उस दिशा में काम किया। अभी मैं सेवाधाम के उन बच्चों को देख रहा था जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, दुर्गम इलाकों से आते हैं, दुर्गम बस्तियों से आते हैं, किन्हीं के माता पिता नहीं है, कहीं की मां है तो पिता नहीं है। खबरों की तरफ रुख करेंगे। कोटा के कॉमर्स कॉलेज रोड पर चलती स्कूटी में आग लगने से हड़कंप मच गया। स्कूटी सवार ने चलती स्कूटी से कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई और देखते ही देखते स्कूटी आग के गोले में बदल गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। लेकिन इस घटना के बाद एक बार से इलेक्ट्रिक स्कूटी पर अब सवाल खड़े होने लगे। इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने की कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर है। हनुमान बेनीवाल सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। खींवसर विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए हनुमान बेनीवाल इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ओम बिरला को अपना त्यागपत्र उन्होंने सौंप दिया है। सांसद पद से इस्तीफा दिया है हनुमान बेनीवाल ने। तो विधायक बन चुके हैं, जिसकी वजह से सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है हनुमान बेनीवाल ने। बताते चले कि खींवसर से उन्होंने चुनाव जीता है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। खींवसर विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए हैं हनुमान बेनीवाल और इसके बाद अब उन्होंने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। अपना त्यागपत्र उन्होंने ओम बिरला को सौंप दिया। संसद में हंगामा करने का मामला आरोपी महेश कुमावत की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। आरोपी महेश को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर की अदालत में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस की कोर्ट में दलील हुई है। महेश ने ललित के साथ मिलकर बताया जा रहा है कि मोबाइल नष्ट किए थे। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि हर मीटिंग में आरोपी महेश मौजूद रहता था। दिल्ली पुलिस के अनुसार ये सारी बातें सामने निकलकर आई हैं और उन्होंने कहा कि संसद में हंगामा करने के मामले में छठा आरोपी महेश कुमावत है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी महेश कुमावत की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है महेश कुमावत को। आरोप यह है कि इससे पहले जानकारी सामने निकल कर आई थी कि मुख्य आरोपी ने मोबाइल को नष्ट किया था ताकि सबूत सामने ना आ सके। छेड़छाड़ का सबूतों से आरोप भी लगा। अब बताया जा रहा है कि महेश कुमावत भी इसमें संलिप्त था। डिडवाना से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। आनंद पाल के भाई को सजा हुई है। गैंगस्टर आनंद पाल के भाई रुपेंद्र पाल को सजा सुनाई गई है।
तो रुपेंद्र पाल और चाचा दामोदर को सजा 2 साल की सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीडवाना के एसीजेएम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। राजकार में बाधा और बदसलूकी के मामले में सजा सुनाई गई है। तत्कालीन आईपीएस दीपक यादव से बदसलूकी का मामला है और राजकार में बाधा डालने का भी आरोप है। और इसी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जो डीडवाना से है। आनंदपाल सिंह के चाचा दामोदर सिंह को भी सजा सुनाई गई है। एसीजेएम नीलम मीणा ने यह फैसला सुनाया। महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आनंदपाल के भाई को सजा सुनाई गई है और चाचा को। डीडवाना के एसीजेएम कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। बाड़मेर जिले के बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई। पाकिस्तान के तस्कर बॉर्डर क्रॉस का नशे की खेप सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बीएसएफ के अधिकारियों की सजगता के चलते हेरोइन की खेप पकड़ी गई। बाद में बरामद हुई खेप को बीएसएफ ने नारकोटिक विभाग के अधिकारियों को सुपुर्द कर दिया। हेरोइन की कीमत करोड़ों में है। सर्दियों में मौसम में पाकिस्तान तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। ठंड के समय फैले कोहरे को फायदा उठाकर भारत की सीमा के अंदर घुस आते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की तरफ से तारबंदी क्रॉस कर भारत में घुसा और एक निश्चित पेड़ के नीचे देर रात्रि को 6 पैकेट हेरोइन दबाकर वापस पाकिस्तान चला गया। तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि रात का फायदा उठा करके जो आरोपी थे वो नशे की खेप लेकर के भारत के अंदर दाखिल हुए और उसे तारों के नीचे से मिट्टी के नीचे दबा दिया जा करके और उसके बाद पाकिस्तान वापस चले गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान की एक बार फिर से नापाक हरकत सामने आई है। भारत में लगातार पाकिस्तान जो है वो नशे की खेप सप्लाई करता रहता है और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बीएसएफ के जवानों ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खेप को बरामद किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। और ये जो पीले पैकेट्स आप देख रहे हैं यही बताया जा रहा है कि इन्हें बीएसएफ ने बरामद किया है। इसकी कीमत करोड़ों है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रेम जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। प्रेम, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? बताया जा रहा है कि करोड़ों की कीमत है जो खेप बरामद हुई है नशे की। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हम बात करें तो 6 किलो हेरोइन है और इस 6 किलो हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 20 करोड़ से अधिक की कीमत बताई जा रही है। हालांकि पाकिस्तान से तस्कर जो है वो सीमा पार कर भारत में घुसा था और उसने यहाँ पर डंप करने के बाद में वो वापस पाकिस्तान जा चुका है। तो बीएसएफ ने एनसीबी को सपोर्ट किया इस पूरे मामले की जांच। एनसीबी इस पूरे मामले की अब जांच में जुट चुकी है। इसके साथ ही साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी मामले की जांच में जुट चुके हैं। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि उस जो हेरोइन डंप की गई थी उसको लेने के लिए भी कोई मोटरसाइकिल पर आया था, तो उसको लेकर के उस एंगल पर भी अब जांच एजेंसियां और बीएसएफ के जो अधिकारी वो जुटे हुए हैं। हालांकि इस पूरी जांच में पुलिस से मामले को एनसीबी में सुपुर्द किया गया है। तो ऐसे में इस पूरे मामले में अब एनसीबी के रिपोर्ट के आधार पर काम आगे किया जा रहा है। जी, तो इस खेप को आज ही सुबह बरामद किया गया है क्या? और किस एरिया से बरामद किया गया है ताकि बताइएगा ताकि दर्शकों को क्लियर हो सके। प्रेमदान, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बीजराड़ थाना क्षेत्र के केलनौर जो बॉर्डर है उसके पास में बीकेडी बबूते की ढाणी है, उसके पास में बॉर्डर की सीमा को क्रॉस करके, क्योंकि ये जो इलाका है पहले से ही बदनाम रहा है और यहाँ पर तस्कर लगातार कई बार तस्करी के अंदर इस तरीके की कार्रवाई हो चुकी है पहले भी। तो एक बार फिर सर्दियों के मौसम में तस्कर जो है वो सक्रिय हुई। ये बबूते की ढाणी बीकेडी जो है यहाँ पर ये कार्रवाई की गई। बहुत शुक्रिया आपका प्रेमदान तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। नीमका थाना जिले की उदयपुरवाटी पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में आरोपी को दबोच लिया। बताते चले कि आरोपी पर 25,000 का इनाम था। पुलिस ने आरोपी के पास से देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद किया। फायरिंग मामले में अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन एक आरोपी फरार था जिसकी गिरफ्तारी आज हो चुकी है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न मामले में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। अब इससे पूछताछ की जा रही है। घेराबंदी करके डीएसटी टीम और उदयपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, भगने की कोशिश की, जिसमें गिरफ्तार किया गया।
और इसके पास एक देसी कट्टा और एक कारतूस मिला है, जिस पर थाना आजा पर मुकदमा दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और ये रामगढ़ सेक्टर में फायरिंग में करीबन 25,000 का इनामी भी था, तो इसको गिरफ्तार करके और या मुकदमा पंजीकृत करके और अभी 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है और जो आगे अनुसंधान किया जाएगा और संबंधित जहाँ जहाँ राजस्थान में इसके खिलाफ मुकदमे वहाँ जरिए कंट्रोल सूचना पहुँचाती है, जहाँ जिस मुकदमे वांटेड है वो इसको सूचना के तहत ले ले और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। राजसमंद की कुमारिया तहसील में सड़क निर्माण कार्य 1 महीने से बंद है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन इस सड़क का शिलान्यास आचार संहिता से पहले ही किया गया और सड़क के दोनों ओर खुदाई की गई, लेकिन पिछले 1 महीने से निर्माण कार्य बंद होने से अधूरी सड़क के कारण वाहन चालकों को हादसे का शिकार होने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्माण कार्य को शुरू करवाने की मांग की। काली मंगरी कार्यवास की या रोडें खुदाई करके टसमस कर दी। आने जाने से परेशान हो रहा है। 1 महीना पहले अब आने जाने से कोई मोटर साधन आ जाता है, जाता रहता आता रहता है, तो फोर साधन वाला है कि तो ये तरफ पड़ जाता है कि ये तरफ पड़ जाता है, या बहुत भारी समस्या भी रही है। राडियावासी काली मंगरी सड़क सैंक्शन हुई है, उसमें कम से कम 1 महीने से काम बंद है और लोगों में आवाजाही खड्डे कर रखे हैं साइड में, तो मतलब क्या है कि साधन वाले परेशान हो रहे हैं और उसमें मतलब एक्सीडेंट वगैरह का खतरा रहता है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं से भरी गाड़ी जो थी वो पलट गई। गाड़ी में कुल 47 छात्राएं थी जो टूर के लिए जा रही थी। वहीं हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने गाड़ी में फंसी बालिकाओं को बाहर निकाला। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। मामले में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। भ्रमण के लिए बस से भेजने के बजाय एक कार में बालिकाओं को भेजा गया, जिससे हादसा हुआ। एनसीटीई के द्वारा टीटी कॉलेज अजमेर की मान्यता रद्द करने पर स्टूडेंट्स ने अपने भविष्य की चिंता व्यक्त करते हुए टीटी कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल गोदारा ने बताया है कि एनसीटीई के नियमों का पालन नहीं करने पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने टीटी कॉलेज अजमेर की मान्यता वापस ले ली, जिसके चलते इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की डिग्री खारिज मानी जाएगी। ऐसे में सभी छात्रों ने प्रदर्शन कर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा, साथ ही विरोध जाहिर करते हुए कॉलेज की मान्यता वापस करने की मांग की। हो गया क्या भैया? खबर अजमेर से है, जहां विवाहिता की मौत के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया है कि दहेज की मांग के साथ मारपीट की गई और इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान विवाहिता ने दम तोड़ दिया। 2 साल पहले उनकी बेटी अलका की शादी लक्की से की गई थी। 6 महीने बाद ही दहेज की मांग करते हुए मारपीट करने लगे। कई बार समझाने के बावजूद भी नहीं माने। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया गया था। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी। गाँव 2 साल पहले की थी हमने शादी गाँव नदी सराधना नदी फर्स्ट में। उसके 6 महीने बाद में उसने दहेज के लिए वो मांग करने लगे, मारपीट करने लगे लड़की के साथ। उसने 4 या 5 दिन तक मारपीट 4-5 बार मारपीट की थी। हमने समझो कि उसको छोड़ दिया था कि वह सुधर जाएंगे। फिर हमने हमारी घरवाली ने भी उनको वो समझाया 6 महीने तक, तो उनकी भी डेट होगी। उनको समझे उनकी परेशानी की वजह से वो भी डेट होगी उनकी। तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर वो भाई दिन मारते थे। फिर हमारी बेटी की वो क्या 5 तारीख को दिन बहुत जोरदार के साथ मारपीट की 5 तारीख को। तो फिर मैं गया था लेने, किसी दूसरे के फ़ोन से मोबाइल से मेरे पास फ़ोन किया था।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जिले में पेंशनर्स हैं। इनमें से लगभग मात्र 45% पेंशनर्स ने अपनी वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया, जबकि 55% पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन अभी बाकी है। इसके लिए समय समय पर विभाग की ओर से पेंशनर से अपील की गई। साथ ही बताया गया है कि भौतिक सत्यापन से वंचित पेंशनर्स 31 दिसंबर 2023 से पहले अपना भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। अभी जिले में 31 दिसंबर तक पेंशन सत्यापन का कार्य ब्लॉक लेवल पर और नगर पालिका क्षेत्रों में किया जा रहा है और 31 दिसंबर तक अगर सभी पेंशनर अपना सत्यापन करवा लेते हैं तो उनकी पेंशन सुचारू रूप से चालू रहेगी। अगर वो नहीं करवाते हैं तो नई गाइडलाइन के अनुसार उनकी पेंशन रोकी जाएगी। अब तक लगभग 86,000 लोगों ने सत्यापन करवा लिया करौली जिले में और 45% लोगों का ही सत्यापन हो पाया है। 55% लोगों का सत्यापन अभी बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम का भरतपुर दौरा जो है वो निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल कल दिल्ली जाएंगे। मंत्रिमंडल पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हो सकती है। सीएम का रात को भी दिल्ली रुकने का कार्यक्रम जो है वो माना जा रहा है। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली आ रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी के बाद कैबिनेट विस्तार जो है वो हो सकता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस पर राजस्थान के तमाम नवनिर्वाचित विधायकों की नजरें टिकी हुई हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, कल दिल्ली आ रहे हैं क्या सीएम? देखिए, बिल्कुल अभी तक जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो भरतपुर आने का कार्यक्रम था उसे निरस्त कर दिया गया है। अब वो कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दोपहर बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में चर्चा करेंगे और उसके बाद जो मंत्रिमंडल की बैठक है उसको लेकर भी जो चर्चा है वो की जाएगी। दोपहर 1 बजे बाद पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। स्टेट हैंगर से दोपहर 1 बजे वो वहां से रवाना होंगे जयपुर से और 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। और ये जो मुलाकात है वो बताई जा रही है कि जो राजस्थान में अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसको लेकर के चर्चा की जाएगी और उसी के लिए इन्हें दिल्ली बुलाया गया है। कि भरतपुर आने का जो कार्यक्रम है वो निरस्त कर दिया गया है। अब आगामी समय में भरतपुर आने का जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहेगा। क्या रात में भी सीएम जो है दिल्ली में ही रुकेंगे, ऐसी कुछ जानकारी है क्या? और अगर रुकेंगे तो क्या दूसरे दिन भी उनका कोई कार्यक्रम है, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, बिल्कुल 1 बजे वो जयपुर से रवाना होंगे, 2 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे और जहां पर वो नेताओं से मुलाकात करेंगे, स्थानीय कार्यक्रम है उनमें भाग लेंगे और रात्रि जो विश्राम है वो भी नई दिल्ली में ही उनका रहेगा और रात्रि में भी वो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में मुलाकात करेंगे। ये अभी तक जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है, यानी कि कल दिन दोपहर बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे, जहां रात में भी वहीं रुकेंगे और उसके बाद दूसरे दिन जो कार्यक्रम है वो अलग से जो है निर्धारित किया जाएगा। हो सकता है कि वो दिल्ली से वहां से जाने के बाद भरतपुर आने का कार्यक्रम उनका बने। इस तरह की चर्चाएं हैं वो भी सामने आ रही है, लेकिन अभी तक का जो कार्यक्रम वो है कि भरतपुर का कार्यक्रम निरस्त करके दिल्ली का उनका कार्यक्रम जो है वो तय हुआ है। जी, तो मान लिया जाए दीपक की मंत्रिमंडल में जो विधायक अपनी जगह बनाना चाहते हैं उनकी सांसें अब बढ़ चुकी होंगी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर है कि जो विधायक मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं उनकी सांसें जो है वो धड़कनें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि 1-2 दिन में फैसला लेने की जो कवायद है वो पार्टी द्वारा की जा रही है और उसी के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दिल्ली बुलाया गया है, जहां पर मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चा की जाएगी। क्योंकि काफी समय हो गया है और शपथ लेने के बाद में मंत्रालयों का भी जो विस्तार है वो करना है, तो उसको लेकर बैठक वो अहम मानी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली जाने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किन किन नेताओं से मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के बाद सामने आएगा कि क्या उन मुलाकातों में रहता है। ये सबसे बड़ी बात जो है देखने वाली रहेगी। दीपक, क्या किसी संघ के पदाधिकारी से भी मुलाकात कर सकते हैं? कुछ जानकारी निकल के आई क्या? देखिए, पहला कार्यक्रम ये है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब दिल्ली पहुंचेंगे तो आला कमान के नेताओं को वो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और उसके बाद बताया जा रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलाकात करेंगे। संघ के नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम अभी तय नहीं है, लेकिन जानकार सूत्रों के हवाले से नजर बनाए रहिएगा, आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका दीपक।
उधर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए देश की पहली ट्रांसजेंडर जज बनी जोईता मंडल किन्नर समाज के उत्थान के लिए देश भर का दौरा कर रही हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से पहली जज बनी जोईता मंडल किन्नर समाज की सोच विचार के साथ साथ शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर में व्यापक बदलाव लाने की कोशिश में जुटी हैं। साथ ही जोईता मंडल ने सभी वर्गों से किन्नर समाज के प्रति नजरिए में बदलाव लाने की अपील की। इसके इतिहास में पहली बार ट्रांसजेंडर महिला जज के रूप में जोईता मंडल का नाम दर्ज है और जोईता मंडल ने वो ऊंचाइयां छुई हैं ट्रांसजेंडर वर्ग से जो अभी तक देश में कोई नहीं पहुंच पाया। हमारे साथ जोईता मंडल जो जज हैं उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से ट्रांसजेंडर्स जो देश में हैं उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है और यहाँ तक उनके पहुँचने की किस तरह की जो चुनौतियाँ रहीं और ट्रांसजेंडर वर्ग को किस तरीके से आगे बढ़ाने की उनकी योजना है। जी नमस्कार, मेरा नाम है जोईता मंडल। मैं इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो लोक अदालत की मेंबर जज हूँ इस्लामपुर कोर्ट की वेस्ट बंगाल में। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हम लोग बहुत पुराना ये कम्युनिटी है जिनको हम किन्नर नाम से जानते हैं। ये ट्रांस कम्युनिटी रामायण से लेकर महाभारत हर इतिहास में हम लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग से दुआ आशीर्वाद सब लेते हैं, बट समाज में हम लोग को जगह नहीं मिलते। तो इसी के कारण हमारा स्ट्रगल है। मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ था एक मिडिल क्लास फैमिली में, बट जन्म के बाद से ही ऐसा लग रहा था कि हु आई एम, मैं क्या हूँ। तो कोटा रेल मंडल डीआरएम झालावाड़ जिले के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने जिले के भवानी मंडी और झालावाड़ सिटी रेलवे स्टेशनों का दौरा किया और अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। इसी के साथ ही रेलवे के अधिकारियों को तेजी से कार्य संपन्न करवाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने दोनों रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं और अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए और गुणवत्ता के साथ सभी कार्यों को संपन्न करने का भी निर्देश दिया। जो बचा हुआ काम होगा उसको भी हम उसके बाद एक से 2 महीने के अंदर निपटाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा यात्रियों की और गाड़ियों की सुरक्षा और संरक्षा जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। ये इंस्पेक्शन जो यानी कि सेफ्टी एस्पेक्ट भी देखते हैं कि क्या तंत्र जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं है, कहीं शॉर्टकट्स तो नहीं अपनाए जा रहे हैं। लोगों की जो नॉलेज का लेवल है वो टेस्ट किया जाता है कि क्या वो अप टू डेट है या नहीं है, क्या उन्हें कहीं किसी ट्रेनिंग पर या रिफ्रेशर पर भेजने की आवश्यकता है। इन्हीं मुद्दों के ऊपर, इन्हीं बिंदुओं के ऊपर जो है ये पूरा दौरा केंद्रित है। यहाँ हर चीज़ के लिए जो है वो एक लेट डाउन रूल है, एक लेट डाउन नियम है। उन नियमों का पालन जो है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना हमारी जिम्मेदारी बनती है और वही देखने के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।